देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हर एक आदमी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा दौर आता ज़रूर है जब उसे अतिरिक्त चीज़ों से लड़ना पड़ता है। मेरा नाम संतोष है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आज इस हादसे को हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन भय की बात करें तो ज़िंदगी शायद डर पर निर्भर रहेगी, क्योंकि इसके बाद मैं आज तक ऐसे स्थान से गुजरने की हिमाकत नहीं करता। ये उन दिनों की बात है जब आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ साथ मूसलाधार बारिश अपना कब्जा जमा कर रखती थी। ऐसे माहौल में घर से बाहर भी भला कैसे निकल सकते थे। खासकर सवेरा होने के बाद तो घर से बाहर निकलना तो नामुमकिन सा लगने लगता। लेकिन इन दिनों शादी का माहौल चल रहा था और एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो मुझे अपने क्लोज फ्रेंड पवन की शादी अटेंड करनी थी। ऐसे में ये तो तय था कि आज मुझे देर रात होने वाली है, इसलिए मैंने अपनी बीवी को फ़ोन करके बता दिया कि आज मैं घर लेट आ पाऊंगा। कुछ देर तक तो उसके साथ माथापच्ची होती रही, मगर बाद में उसने कहा कि हाँ ठीक है, अपने हिसाब से आ जाना, लेकिन याद रहे अगर तुमने शराब का नशा किया तो घर में नहीं आने दूंगी। और मुझे भी कहीं ना कहीं पता ही था कि अगर मैंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया तो पक्का वो मुझे घर से निकाल देगी। जिस वजह से मैं ये भी तय करके निकला था कि चाहे मेरे दोस्त मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसी भी हालत में शराब का सेवन नहीं करूँगा। उसके बाद मैं वहाँ से अपने दोस्त की शादी के लिए निकल पड़ा। टाइम पर तो पहुँच गया, लेकिन मेरे सारे कमीने दोस्त आगे ही मौजूद थे। जैसे उनकी नज़र मेरे ऊपर गई तो सालों ने हट कर लिया कि आज तो तुझे किसी भी तरह से शराब का नशा तो करना ही होगा। अब हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे जानबूझकर पकड़ लिया और शराब का एक बैग मेरे गले में डाल दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस समय मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मगर जब शराब की कुछ घूंटे मेरे गले में पहुंचे तब मेरा भी मन बहल गया और फिर मैं उनके साथ शामिल हो गया। फिर मैंने सोचा कि आज साला घर ही नहीं जाऊंगा। हम सभी दोस्तों ने अपने दोस्त की शादी में खूब नाच किया और खूब एंजॉय किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो धीरे धीरे आसमान में तड़पती बिजली अब जोरों से कहर बरपा रही थी। अब हल्की हल्की बारिश भी आरंभ हो गई और सभी लोग वापस अपने घर के लिए निकलने लगे। मेरे पास भी यहाँ से ऑटो पकड़कर घर पर जाने का मौका बचा था, लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। और उस हल्की हल्की बारिश में पहले तो मैं ऑटो स्टैंड के लिए पहुँचा तो मुझे काफ़ी देर तक वहाँ पर कोई ऑटो ही नहीं मिला। बाद में जाकर मुझे एक सफ़ेद कलर की गाड़ी दिखी और उस गाड़ी को देखते ही मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया। गाड़ी वाले ने तुरंत ही गाड़ी रोक ली और मुझे अंदर बैठने को कहा, लेकिन अब मुझे उस गाड़ी पर से यकीन टूट गया, क्योंकि एक तो इतनी रात को मेरे हाथ दिखाते ही उसने गाड़ी रोक ली और ऊपर से मुझे फटाफट अंदर बैठने को बोल रहा था। मैंने उससे कहा, नहीं भाई साहब, मुझे नहीं जाना आपके साथ। और उस आदमी ने मुझे एक दबी आवाज़ में कहा, सोच लो, अभी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम यहीं पर रुके रहे तो फिर घर वालों से भी कभी नहीं मिल पाओगे। मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया। फिर वो गाड़ी वहाँ से चली गई। मुझे लगा कि मैंने एक सुनहरा मौका मिस कर दिया। अब मुझे पूरी रात पैदल चलकर ही अपने घर के लिए जाना होगा। यहाँ से कोई गाड़ी तो मिलने से रही। उस अंधेरी रात में सिर्फ एक चीज़ थी जो मेरा साथ दे रही थी, और वो थी मेरी फ़ोन की छोटी सी दिखने वाली लाइट, जिसे लेकर मैं उस बारिश में रास्ते को काटने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत ही हमारी दुश्मन बन जाए तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमारी सहायता नहीं कर सकती। बारिश इतनी ज़ोर से आरंभ हो गई कि मुझे ना चाहते हुए भी उस टूटी फूटी रोड के बगल में नजर आने वाले गवर्नमेंट स्कूल में घुसना पड़ा। उस स्कूल के अंदर एक छतरी बनाई गई थी और उसके अंदर रूम की व्यवस्था भी थी, लेकिन हवा के वेग से अब बारिश उस चौक के अंदर भी प्रवेश करने लगी, जिस वजह से मुझे उन दरवाजों को खोलने के लिए कोशिश करनी पड़ी। पहले तो वो दरवाज़ा खुल नहीं पाया, लेकिन जब तमाम कोशिशों के बाद भी मैं उन दरवाजों को नहीं खोल पाया तो मैंने उस स्कूल के बगल में पड़ी घंटी का वो लोहे का पाइप उठाया और ऑफिस के ताले को तोड़ दिया। जैसे मैंने उस ताले को तोड़ा तो अचानक ही हवा और तेज गति से चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मौसम इस ताले के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और मैं उसके बाद उस स्कूल के अंदर घुस गया। जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ कुर्सियों के साथ साथ काफ़ी और सुविधाएं भी थी, जो मुझे आज अपनी बीवी के क्रोध से बचाने में काफ़ी सहायक लग रही थी। यानी कि आज रुकने के लिए मेरे पास ये बेस्ट ऑप्शन था। मगर अब मुझे ज़ोरों से टॉयलेट लगने लगा और अब स्कूल के अंदर तो मैं ऐसा नहीं कर सका। तो मैं उस बारिश में बाहर निकला
और टंकी के पास मौजूद एक बाथरूम में चला गया। रात के तकरीबन 1:30 बजने को आए थे। रिमझिम हो रही इस बारिश में अब मुझे ठंड लगने लगी। मैं कांपते हुए अभी टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा बुरा हर्ष होगा। मैं एक झटके से पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जोरदार पसरा हुआ सन्नाटा और खामोशी की एक गहरी सी चादर ने सब कुछ अपने अंदर लपेटा रखा था। इस खामोशी के बीचों बीच मैं एक अकेला शख्स इस स्कूल के एक एक कोने की कराहट को सुन सकता था। मेरा कलेजा तेजी से धड़क रहा था और सांसें भी उखड़ रही थी। मैं चुपचाप उस बाथरूम से बाहर निकल गया और इधर उधर देखा तो आजू बाजू में कोई भी नहीं था। शीशों का एक लंबा पेड़ था जो वास्तव में बड़ा डरावना लग रहा था। एक पेड़ के नीचे मुझे उस पेड़ के नीचे मुझे एक काला काला बोर्ड दिखा और उसके बाद जब मेरी नज़र सामने की तरफ गई तो उस कड़कड़ाती हुई बिजली की रोशनी में मैंने बोर्ड पर देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था, इस स्कूल में आना मना है। फिर भी मैं इतना ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, मगर जब मैंने नीचे की ओर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, स्कूल अब बंद हो चुका है और ये स्कूल 27 सालों से बंद ही है। मुझे नहीं पता, लेकिन 27 साल से बंद स्कूल की ये हालत नहीं हो सकती। इस स्कूल की सफाई को लेकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ दिनों पहले इसे साफ किया गया हो। मैं उस स्कूल के एक एक कोने को घूर कर देखने लगा और फिर मुझे ये लगा कि अब मेरे लिए सही होगा कि मैं इस स्कूल से बाहर निकल जाऊं। मगर बारिश मुझे ऐसा करने से रोक रही थी और इस जोरदार बारिश में यहाँ से निकलना मेरे लिए कतई सही नहीं था। तभी मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑफिस को अंदर से बंद करके यहीं पर लेट जाऊंगा। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और उस ऑफिस के रूम में चला गया। लेकिन अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्कूल को अंदर से बंद करके यहीं पर लेट जाऊंगा। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और उस स्कूल के रूम में चला गया। लेकिन अब की बार जब मैंने उस स्कूल के अंदर कदम रखा तो मकड़ियों के जाले और धूल से सनी हुई पूरा का पूरा स्कूल इस बार तो वास्तव में ही 27 साल पुरानी लग रही थी। उस स्कूल की मेन सीट पर मुझे एक हेडमास्टर बैठा दिखाई दिया। जब कड़कड़ाती हुई बिजली की रोशनी उसके मुखड़े पर पड़ी तो मेरी रंगों में दौड़ता खून सूखने लगा। असल में वो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक इंसानी पुतला था। या तो वो कोई पुतला था या फिर कोई भयानक प्रेत जिसको देखने मात्र से ही मैं कांप उठा। फिर उस स्कूल के अंदर लगी लाल कलर की बहुत पुरानी लाइट जलने लगी और जैसे मैंने उस लाइट की रोशनी में सब कुछ देखा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने कदमों को उठा सकूं। जो आदमी इस कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके दोनों हाथ चाकू से फटे हुए थे जिनके अंदर से आग निकल रही थी और उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे दिख रहे थे। उस भयानक आदमी को देखते ही मेरा बदन तो पसीना छोड़ने लगा। मेरा ऑफिस बैग भी उसी स्कूल के अंदर पड़ा था। मैंने उसी वक्त अपना बैग उठाया और वहाँ से धूम दबाकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसी भागने के चक्कर में जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो दरवाज़ा झटके के साथ बंद हो गया और मेरा सर उस दरवाजे से जा टकराया। मैं पूरी ताकत झोंकते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम हुई। मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बाद भी उस दरवाजे को टस से मस नहीं कर सका। दूसरी तरफ अचानक उस ऑफिस के अंदर मुझे एक साथ काफ़ी लोगों के हंसने की आवाज़ आई। जब उनकी बातों को मैंने गौर से सुना तो वो बोल रहे थे कि इसको कैसे बलि पर चढ़ाना है। इस बात को सुनते ही मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई और एक बार फिर मैं अपने पीछे मुड़ा तो इस स्कूल का पूरा स्टाफ एक जगह पर बैठा हुआ था। करीब 27 साल पुराने इस स्कूल का खौफ आज मेरी आंखों के समक्ष मंडरा रहा था। मेरी समझ से बाहर था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। वो सभी अचानक ही अपनी जगह से खड़े होकर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे और उन सभी की एक करतूत देखकर मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा। मैं अपने पाँव के साथ पीछे हट रहा था तो वो सभी धीरे धीरे मेरी मौत का रूप लेकर मेरी ओर बढ़ रहे थे। इस बार मेरे हाथ और पैरों में एक अजीब सा कंपन हो रहा था। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डर गया था। मन ही मन भगवान को दिल और दिमाग से याद कर रहा था, लेकिन अभी भी दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फिर मैं अपने घुटनों के बल उन सभी प्रेतों के सामने बैठ गया और अपने आप को उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन वो तो भूत ठहरे। आखिर मुझे कब तक माफ़ कर सकते थे। मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे एक पैर को पकड़ लिया है और उसके बाद मुझे कोई घसीटने लगा। एक पल के खातिर तो मेरी आंखें बंद हो चुकी थी और जब दोबारा मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने पाया कि
मैं एक रूम में पड़ा था और उस कमरे के अंदर शायद लैब असिस्टेंट का कुछ सामान था। इसी बीच मुझे वहाँ से भागने का एक सही रास्ता मिला। दरअसल सामने की तरफ एक जाली लगी हुई थी जिसे मैं आसानी से तोड़ सकता था और उसके बाद मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उस जाली को तोड़ दिया और मैं उस जाली से नीचे कूद गया। नीचे कूदने के बाद मैं तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। मेरे ऑफिस का सामान वहीं रह गया था और मुझे लगा कि वो भूत मेरा पीछा छोड़ चुके हैं। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो सभी उस स्कूल के दरवाजे के पास खड़े होकर मेरी तरफ ही देख रहे थे। शायद वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से तिलमिलाया लग रहा था, मगर मैं उनकी तरफ थोड़ा सा हंसते हुए अपने घर की तरफ लौट गया। किस्मत ने साथ दिया और समय रहते ही मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। उस दिन मैं बारिश में भीगते हुए काफ़ी बीमार हो गया। लेकिन इस घटना का जिक्र जब मैंने अपने गांव के कुछ लोगों से किया तो उन्होंने बताया कि सालों पहले उस स्कूल में आग लग गई थी और आग की चपेट में आने की वजह से तकरीबन 11 मास्टर मर गए। उस दिन स्कूल में रविवार का दिन था तो बच्चे अपने घर पर थे, लेकिन स्कूल के किसी ज़रूरी काम से सभी मास्टर एक कक्षा में ठहरे थे जो ऑफिस था, और उस ऑफिस को भी जलने से कोई नहीं बचा पाया। दोस्तों, आज भी इस स्कूल के नाम से मेरे अंदर डर के कारण एक कंपन होती है। वो स्कूल आज भी मेरी जिंदगी और मौत के बीच खेलने वाला एकमात्र साधन वहीं खंडर की तरफ बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।